तो आज हम डिस्कशन करेंगे लॉस ऑफ फिक्शन के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने फिक्शन क्या है, ठीक है, लिमिटिंग फिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्शन के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम लॉस ऑफ फिक्शन के बारे में। ठीक है, तो लॉस ऑफ फिक्शन को डेवलप करने के लिए फिक्शन का जो डिफरेंट लॉ है, ठीक है, वो डेवलप करने के लिए प्रोफेसर कुलोम्ब, ठीक है, प्रोफेसर कुलोम्ब 1781, ठीक है, प्रोफेसर कुलोम एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रिक्शन के ऊपर, फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी जानने के लिए या फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्शन का बिहेवियर क्या है, ये सब जानने के लिए प्रोफेसर कुलोम 1781 में एक बहुत एक्सपेरिमेंट किया था फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो वहां से जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन आया था, ठीक है, बहुत सारे कंक्लूजन आया था अबाउट फ्रिक्शन के बारे में। तो वो जो कंक्लूजन है, वो जो प्रिंसिपल था, उसे कहता है लॉस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ ड्राई फ्रिक्शन और मे बी कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज, अब देखते हैं व्हाट इज ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन इज नथिंग बट द अनफेब्रिकेटेड फ्रिक्शन इन अनफेब्रिकेटेड सरफेस में। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन इज नथिंग बट ड्राई फ्रिक्शन, अगर मान लो दो दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच कोई लुब्रिकेंट नहीं है, ठीक है, लुब्रिकेंट नहीं है, जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह हम देते हैं ना बियरिंग में, वो सब नहीं है, तो उसे कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन और कुछ नहीं, जस्ट। ठीक है, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलुब्रिकेटिंग अनलुब्रिकेटेड सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, दो सरफेस के बीच में कोई लुब्रिकेंट नहीं है, ठीक है, ग्रीस ऑयल ये सब नहीं है, ये दो सरफेस के बीच में, तब जो फ्रिक्शन होगा उसे कहते हैं अनलुब्रिकेटेड सरफेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन अनलुब्रिकेटेड सरफेस, उसे ड्राई फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई फ्रिक्शन में कोई लुब्रिकेशन नहीं होगा, ग्रीस वगैरह ये सब ऑयल वगैरह ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो जो कूलम एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्राई फ्रिक्शन के ऊपर किया था, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया था तो दो सरफेस के बीच में कोई लुब्रिकेंट यूज नहीं किया था, इसीलिए कूलम्स लॉ को कहते हैं कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। तो ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन दो है, एक स्टैटिक कंडीशन की हमने पढ़ा था, दो टाइप के फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। तो सिमिलरली लॉस ऑफ दैट टू टाइप ऑफ लॉ ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज लॉस ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट फर्स्ट जो फ्रिक्शन से जो कंक्लूजन आया था एक्सपेरिमेंट से, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट व्हिच द बॉडी टेंड्स टू मूव। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में बताया था, डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एक सरफेस मान लो, एक सरफेस के ऊपर बॉडी मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन आएगा, ये फोर्स आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं, ये है फर्स्ट लॉ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन व्हिच द बॉडी टेंड्स टू मूव। ठीक है, बॉडी जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक तो कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरी है मैग्नीट्यूड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स टिल द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने बताया था, ठीक है, जैसे हम अगर पी वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, पी वैल्यू स्मॉल है, ये सरफेस है, और यहाँ पे ये पी इक्वल टू ऑलवेज एफ होगा। ये होगा कब तक होगा, अप टू लिमिटिंग एफ एस। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू एफ एस। ठीक है, एफ एस रीच करने के बाद पी इक्वल टू एफ एफ नहीं होगा। ठीक है, अप टू एफ एस। ठीक है, पी वैल्यू कब तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम लिमिट अप टू एफ एस, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन पी इक्वल टू एफ, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? आफ्टर दैट थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिटरमिन करने का थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस का वैल्यू है, एफएस का वैल्यू हम डिटरमिन कर पाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफएस। तो ये जो एफएस है, एफएस और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू।
ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs bear a constant ratio to the normal reaction between the contacting surface, ठीक है। तो Fs डिवाइडेड बाय n, ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। Fs रेशियो इसे कांस्टेंट रहेगा। ये है थर्ड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी से हम Fs का वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। कैसे फॉर्मेंगे उसका और एक इक्वेशन है, वो हम इक्वेशन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये दिस इज द थर्ड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन and the ratio of limiting friction and the normal reaction equal to constant, ठीक है। after that fourth law is that the force of friction is independent of the area of contact between the two surface, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, सरफेस का एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक सरफेस है, ठीक है। ये जो कितना एरिया के ऊपर रह रहा है, ये जो बॉडी का जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस कितना एरिया के ऊपर है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स F जो वैल्यू है, F इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया, ठीक है। कितना सरफेस एरिया में कॉन्टैक्ट है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यह है फोर्थ लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं फिफ्थ लॉ एंड लास्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर, कितना एरिया के ऊपर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वहां पे क्या रफनेस है या स्मूथ है, ज्यादा रफनेस होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कम रफनेस होगा तो कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस के रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। पहला लॉ है हमारा कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, दूसरा लॉ है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा लॉ है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर दैट फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर कितने एरिया में कॉन्टैक्ट है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा सरफेस का रफनेस के ऊपर, ठीक है। सरफेस का रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर सबको समझ में आया है? यस सर। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं सिमिलरली लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? पहला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी मूविंग, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव करेगा तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका ऑपोजिट में काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखा था, ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। F नॉर्मल रिएक्शन जितना बढ़ेगा और F भी उतना ही बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए देख पाओगे जितना हेवी वेट का बॉडी है ना, उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत होता है, ठीक है। मान लो 1 किलो बॉडी, 1 केजी का कोई बॉडी को मूव करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, 10 किलो का जो 10 केजी का बॉडी है उसको मूव करने के लिए उससे ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। P2 चाहिए, ठीक है, ज्यादा फोर्स चाहिए। तो ये है क्योंकि ये जो इसी लॉ से आता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब बॉडी वेट जितना बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जिस बॉडी का जितना ज्यादा वेट है उसको मूव करने के लिए उसको उतना ही ज्यादा उससे ज्यादा फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। आफ्टर दैट the same है, the magnitude of force of dynamic friction bear a constant ratio to the normal reaction between the two surface, but the ratio is slightly less than the in case of limiting friction, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने जैसे देखा था Fs by n, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखा था हमने Fs by n इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में Fk,
एफ के डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट 1, ये कांस्टेंट 2 मान लो। ये कांस्टेंट 1 ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट 2, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। आफ्टर दैट डायनामिक फ्रिक्शन में फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट बट इट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, ये जो मूवमेंट रहेगा, डायनामिक मतलब वहां पे मूवमेंट रहेगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगर बॉडी कोई किसी भी बॉडी का मूवमेंट अगर मॉडरेट स्पीड में रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा, बट इट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज इन स्पीड। अगर किसी कार का स्पीड ज्यादा है तो उसका फ्रिक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है। फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा तो उससे फ्यूल का एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए देख पाओगे बाइक जब चलाते हो ज्यादा स्पीड में चलाओगी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, अगर कम स्पीड में चलाओगी तो क्या होगा, फ्यूल ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, स्पीड कम होगा। अगर स्पीड ज्यादा है तब स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, इसीलिए तुम्हारा फ्यूल का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस तुम जा पाओगे। क्लियर? तो ये है हमारा लॉस ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन के बाद। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर सबको लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में? कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में चला जा रहा हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लॉ है, उनमें एक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेशन एफएस का जो मैग्नीट्यूड है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा वो डिटरमिन करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ वी नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जो वहां पे कांस्टेंट रेशियो होता है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ से आता है। कूलम्ब्स लॉ है, ये भी दिया हुआ है, एफएस इज प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, दैट इज एफएस इक्वल टू एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, कांस्टेंट को म्यू देते हैं, म्यू इनटू एन। ठीक है, दैट इज एफएस बाय एन इक्वल टू म्यू इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, उस कांस्टेंट का नाम है म्यू, और इस म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू एफएस डिवाइडेड बाय एन। एफएस डिवाइडेड बाय एन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे प्रॉब्लम आता है इसी फॉर्मूला से। ठीक है, तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ वी नो दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन, माइंड इट, एनी अदर फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओनली लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले बहुत सारी फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए लॉ में यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑलवेज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, म्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट द वैल्यू इज द एफएस बाय एन। एफएस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, दैट इज एफएस इज इक्वल टू एन एंड एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन
क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का काम चल रहा है म्यू एस, तो म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई एन एंड दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हो गया, एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सिमिलरली हम म्यू इक्वल टू, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, एफ के इक्वल टू फ्रिक्शन इन काइनेटिक फ्रिक्शन और एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एफ एस इज इक्वल टू म्यू एच बाई एन, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू के इक्वल टू एफ के बाई एन, ठीक है। तो म्यू इज इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या आएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट सरफेस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर सबको, समझ में आया? यस सर, यस सर, ओके, यस सर। अब देखते हैं ये जो म्यू एस का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। म्यू एस का वैल्यू डिपेंड करेगा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एंड म्यू के डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। मैंने प्रिंसिपल कूलम्स लॉ का जो प्रिंसिपल था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन वो बताते हैं एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बोथ द कोएफिशिएंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस रफनेस, सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सरफेस रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा रफ है या स्मूथ है क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर या सरफेस रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में जो था म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई एन, जहाँ पे एफ एस इक्वल टू नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन और एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और म्यू एस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो म्यू के रेस्पेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन जब रहेगा डायनामिक कंडीशन में रहेगा, एफ के इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और म्यू के इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो टर्म है सारा टर्म क्या क्या है जस्ट मैंने लिख दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल आता है, ये दोनों एक्सप्रेशन, ठीक है, ये रट लेना। अब ये जो म्यू, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, वैल्यू जनरली 0 to 1 के आसपास रहता है, मैक्सिमम टाइप का। कभी कभी स्पेशल केस में 1 से ज्यादा होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये जो म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू का वैल्यू जनरली 0 to 1 के बीच में होता है, ठीक है। 1 से ज्यादा, कुछ स्पेशल केस में 1 से ज्यादा होता है। तो इसके 0 मतलब क्या है, द वैल्यू 0 मीन्स नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, परफेक्टली स्मूथ, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बस ये जो है ठीक है, जनरली ये नहीं होता। तो ये कौन सी केस में होता है, सुपर फ्लूइडिटी होता है। अगर कोई जगह पे दिस इज पॉसिबल विद सुपर फ्लूइडिटी, ठीक है, सुपर फ्लूइडिटी में रहेगा तो भी वो 0 हो पाएगा, अदरवाइज वहां पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। अगर म्यू एस का वैल्यू 1 मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एफ एस बाई एन इक्वल टू 1 मतलब एफ एस इक्वल टू एन, ठीक है। म्यू एस बाई जो एन है, इनका वैल्यू अगर 1 होगा तो सॉरी एफ एस बाई एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन होगा, एफ एस इज इक्वल टू एन होगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर म्यू का वैल्यू 1 होता है, 1 हो तो ठीक है। अगर 1 से ज्यादा हो तो क्या होता है, 1 से ज्यादा इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मोर देन 1, इस मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स। एफएस इज ग्रेटर देन एन, ठीक है, एफएस इज ग्रेटर देन। तो कौन सी केस में होता है, जनरली एक ऑब्जेक्ट है सिलिकॉन रबर के केस में, ये जो एग्जांपल है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक एग्जांपल दो कौन सी केस में, तो सिलिकॉन रबर जो है उस केस में म्यू का वैल्यू जनरली 1 ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, स्पेशल केस में।
तो जनरली लगभग हमारा जो है जो म्यू का वैल्यू होता है, म्यू का वैल्यू जनरली 0 to 1 के बीच में रहता है, 0 to 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी, यहाँ पे देखो बहुत सारी सरफेस के ऊपर डिपेंड करके म्यू एस का वैल्यू दे रखा है, जैसे कि राबर ऑन ड्राई कॉन्क्रीट। ठीक है, ड्राई कॉन्क्रीट के राबर में स्टैटिक फ्रिक्शन 1 होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0 होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो म्यू एस जो वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, राबर ऑन वेट कॉन्क्रीट में देखो 0.7 स्टैटिक फ्रिक्शन, 0.5 हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे देखो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यू कंपेयर करोगे तो देखो कि फर्स्ट में ड्राई में फ्रिक्शन ज्यादा है और वेट में तेरा फ्रिक्शन कम है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा, इसलिए वहाँ पे कोई भी सरफेस वेट कंडीशन में होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी जगह राबर ऑन ड्राई कॉन्क्रीट, राबर ऑन वेट कॉन्क्रीट, वुड ऑन वुड, दो वुड के बीच जो वुडन है, दो वुड के बीच का वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3। ठीक है, ऐसे और भी डिफरेंट मटेरियल के ऊपर, टू कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करके स्टील ऑन स्टील, स्टील ऑन स्टील, मेटल ऑन वुड। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी यहाँ पे दे रखा है, जस्ट एक बार देख लो कैसा कैसा होता है, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं। मान लो जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, बॉडी में कोई फोर्स नहीं अप्लाई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो रेस्ट कंडीशन में सरफेस के ऊपर क्या रहेगा? ओनली वेट रहेगा और ओनली नीचे से नॉर्मल रिएक्शन इन रहेगा। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स, ए वैल्यू इज 0 एंड पी वैल्यू आल्सो 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं है, फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो अभी आएगा जब वहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो केस नंबर 1, बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जो वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर 2। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी के ऊपर एक थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉडी के ऊपर एक थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या क्या हो रहा है? ऊपर से आ रहा है हमारा जो बॉडी का वेट आ रहा है, यहाँ पे हम पी फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ए फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, और एक सरफेस क्या करेगा? बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा एन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है: बॉडी वेट, नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स पी, फ्रिक्शनल फोर्स ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे जो आएगा, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस में, ये जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस में दो फोर्स काम कर रहा है, एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन और एक हमारा वर्टिकली नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टली हमारा ए फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, वो वैल्यू आएगा आर। और ये जो आर वैल्यू है, जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन एन और एफ का, जो रिजल्टेंट है वो आर है। आर क्या करेगा? एन के साथ एक थोड़ा एंगल क्रिएट करेगा। जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था, दो फोर्स का अगर रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स पी के हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ एक एंगल करेगा, उसको हम जनरली उस एंगल को पाई से डिनोट करते हैं, फाई। ठीक है, उस एंगल को हमें जनरली फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाई क्या है? फाई इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, किस का रिजल्टेंट? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट आर। आर क्या है? आर इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आर है। और फाई क्या है? फाई इक्वल टू होगा हमारा आर और एन का बीच में जो एंगल है उसे कहते हैं हम पाई। ठीक है, उसे कहते हैं हम पाई। तो जब एफ इक्वल टू एफ एस होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन में, फाई इक्वल टू फाई एस होगा। इस पाई एस को कहते हैं हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये एक नोटिस करने की चीज है, जब एफ इक्वल टू एफ एस होगा, एफ एस कंडीशन में अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ एस अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एन वैल्यू हो रहा है, एफ एस और आर का जो रिजल्टेंट है, एफ एस और एन का जो रिजल्टेंट है, एफ एस और एन का रिजल्टेंट है आर, और ये आर और एन का बीच जो एंगल है उसे कहते हैं फाई एस, उसी को कहता है
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नॉट पाई, पाई को नहीं, पाई एस को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन से पहले पहले का एंगल हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में आएगा तब एफ इक्वल टू एफ एस होगा, उसी कंडीशन में जो फाई का वैल्यू रहेगा उसी कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर सबको? बता, कोई डाउट हो तो बता। नो सर। ओके, ठीक है। और एक बात है, जो एफ एस हमने जो अभी अभी इक्वेशन डेवलप किया, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू, ये जो है म्यू एस इंटू एन, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये तभी अप्लाई कर पाएंगे जब लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में मतलब फ्रिक्शन वैल्यू लिमिट एफ एस में रीच करेगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, उससे पहले हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में रीच नहीं करेगा तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हम प्रॉब्लम करेंगे लिमिटिंग कंडीशन में प्रॉब्लम करेंगे। तो इक्वेशन जो है एफ एस इज इक्वल टू एन, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वो भी लिमिटिंग कंडीशन में है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जब एफ एस वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन में रीच कर जाएगा तब जो एंगल रहेगा, तब जो रिजल्टेंट के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल रहेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, तो थोड़ा केस, तो ये हमारे केस नंबर 3 में आएगा। ये देखो, ये भी मैंने यहाँ पे देखिए, ये इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस पाई एस को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी वैल्यू अप्लाई किया और लिमिटिंग कंडीशन में रीच कर दिया, एफ एस इज इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू एफ एस, फ्रिक्शन प्लस लिमिटिंग कंडीशन में है। तो एफ एस आर, यहाँ पे जो आर है, आर होगा एफ एस और एन का बीच, एफ एस और एन का बीच का जो एंगल है, रिजल्टेंट है वो आर है। और फाई एस जो है, फाई एस होता है आर और एन का बीच का जो एंगल है उसे कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फाई एस, इसके जनरली फाई एस से डिनोट होता है। ठीक है, फाई एस। तो ये स्टैटिक कंडीशन में भी है और डायनामिक कंडीशन में भी सिमिलरली आएगा। डायनामिक कंडीशन में आएगा, तो डायनामिक कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, फाई एस को फाई के से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ये जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, पहले एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन tan phi s इक्वल टू tan phi s इज इक्वल टू एफ एस बाई एन, जैसे हमने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट के साथ जो इंक्लिनेशन निकाला था, ठीक है, tan phi वैल्यू, ठीक है, समेशन ऑफ बी बाई समेशन ऑफ एच। तो यहाँ पे देखो, वहां पे तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था, यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। ठीक है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, तो यहाँ पे tan phi s इज इक्वल टू ये एंगल पाई एस, तो इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज एफ एस और बेस हमारा एन है। ठीक है, तो tan phi s इक्वल टू एफ एस बाई एन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम में, इसी फॉर्मूला को बेस करके बहुत सारे प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में जब किसी भी क्वेश्चन आएगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो ये एक्सप्रेशन देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स हाफ हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन देखे तो फुल मार्क्स मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का tan ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इक्वल टू एफ एस बाई एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन में भी हम सेम तरीके का, अच्छा इसको अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो इस टाइप का लैंग्वेज आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज नथिंग बट द कैन बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर कौन सी उसका रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन। ठीक है, इस प्लेन में मोशन हो रहा है, प्लेन का जो नॉर्मल है और जो आर का एंगल है, नॉर्मल और आर का जो एंगल है इसे कहते हैं हम पाई फाई। ठीक है, ये जो आर है, ये लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। आप देखते हैं डायनामिक फ्रिक्शन में भी सेम सिमिलरली, डायनामिक फ्रिक्शन में भी हम जब डायनामिक कंडीशन में रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट आर निकालेंगे, उस एंगल को हम फाई के से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो, फाई के से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई सफिक्स के, उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन काइनेटिक कंडीशन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और फाई एस को कहते हैं एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
और फाई के को कहते हैं एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये होगा एंगल ऑफ दो टर्म होगा, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये दोनों टर्म के बीच क्या रिलेशन है, दोनों टर्म के बीच क्या रिलेशन है वो हम डेवलप करें, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है उसको डिफाइन किया, फिगर में देखेंगे तो इस टाइप का आएगा। हमारा ऊपर से काम कर रहा है बॉडी वेट काम कर रहा है डब्ल्यू, नीचे से काम कर रहा है रिएक्शन फोर्स, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पी फोर्स अप्लाइड फोर्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है हमारा एफएस। ठीक है, और एफएस और एन का बीच का जो रिजल्टेंट है वो है हमारा आर, और वर्टिकल के साथ आर और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो एंगल है फाई एस, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये हमने अभी डिफाइन किया है हमने। तो हमें कूलम्स लॉ से क्या मिलता है, कूलम्स लॉ से एक एक्सप्रेशन है Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये कूलम्स लॉ से हमें मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी अगेन वी नो द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से हमें अभी भी एक एक्सप्रेशन डेवलप किया है tan phi s इक्वल टू Fs बाई n। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम, Fs का जो वैल्यू है, Fs का वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज Fs का वैल्यू, Fs का वैल्यू है म्यू एस इंटू एन। देखो tan pi s इक्वल टू एन म्यू Fs के जगह पे हम क्या पुट कर दिया, एफएस जो है एफएस के जगह पे हम म्यू एस एन इंटू म्यू एस, ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे यहाँ पे एन इंटू म्यू एस, तो एन एन कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज क्या रह गया, एन एन कैंसिल आउट होने के बाद tan पाई एस इज इक्वल टू म्यू एस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दोनों का, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में जो रिलेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। म्यू इक्वल टू tan phi, म्यू एस इज इक्वल टू tan phi s, म्यू एस इज इक्वल टू tan phi s। ठीक, एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में दोनों के बीच रिलेशनशिप। क्लियर सबको, कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। ऑल स्टूडेंट्स, अगर समझ में आए तो बोलो यस। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रिक्शन का, एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए एक केस कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो एक इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, मान लो एक इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा। तो इसी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक बॉडी रख दिया, मान लो एक W8 का एक बॉडी यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, इसका वेट W8 उसका वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल है, ये जो प्लेन का एंगल है, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, इसलिए W जो वेट काम कर रहा है, काम करेगा, वो जो इंक्लाइन सरफेस का जो परपेंडिकुलर है उसके साथ एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, जैसे कौन सी प्रिंसिपल से आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रिंसिपल से हमने किया है, ये एंगल जो थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो मान लो कंसीडर करो एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी रख दिया जिसका वेट है W, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्सिडरेशन में काम होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस का परपेंडिकुलर में काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन इन वैल्यू। ठीक है, और बॉडी क्या मान लो एंगल जो थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू सच कंडीशन में है जो बॉडी जस्ट मूव करेगा, स्लाइड करके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। ठीक है, ये जो इंक्लिनेशन थीटा वैल्यू है, मान लो थीटा वैल्यू ऐसे तुमने सेट किया है, थीटा वैल्यू ऐसे सेट किया है जैसे करके ये जो बॉडी है ये बॉडी जस्ट स्लाइड करेगा, डाउन स्लाइडिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
मतलब लिमिटिंग कंडीशन में आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन ये जो फोर्स है डाउनवर्ड में अगर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड में काम करेगा, ठीक है। जस्ट स्लाइड होने की, ये स्लाइड होने का स्टेट में है, मूवमेंट में है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमने ऐसे सेट किया जैसे करके बॉडी जो W8 का जो बॉडी है वो जस्ट स्लाइड करने की तादाद में है, ठीक है, मूवमेंट में है। और इस कंडीशन में दैट इज लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में रीच कर दिया तो इसी फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा F, और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो इन दैट कंडीशन ये जो लिमिटिंग कंडीशन में आएगा तब जो एंगल है, तब जो प्लेन का इंक्लिनेशन है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफोर्स, एंगल ऑफ रिफोर्स, रिफोर्स, ठीक है। एंगल ऑफ रिफोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एट व्हिच द बॉडी रेस्ट ऑन द सरफेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा। थीटा वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू ये जो मान लो थीटा है, मान लो थीटा का वैल्यू लेस देन थीटा है, मान लो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री माना है, तो 30 डिग्री में एक केस कंसीडर करते हैं हम, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो अब ये जस्ट स्लाइड होगा, डाउनवर्ड में स्लाइडिंग स्टार्ट होगा जस्ट, ठीक है, स्लाइड करने के तहत में लिमिटिंग कंडीशन में है, ठीक है। अगर थीटा वैल्यू लेस देन 30 डिग्री है तब तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तब डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। और थीटा वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा, थीटा वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो ये इंक्लाइन सरफेस से स्लाइड करके डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिस वैल्यू में बॉडी जस्ट रेस्ट कंडीशन में रहेगा सरफेस के ऊपर एट द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन केस में, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफोर्स, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफोर्स। क्लियर, सबको समझ में आया व्हाट इज एंगल ऑफ रिफोर्स? एक मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन हो जाना ऑल स्टूडेंट्स प्लीज। तो हमने डिस्कशन कर रहा था एंगल ऑफ रिफोर्स के बारे में, ठीक है, एंगल ऑफ रिफोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो एंगल ऑफ रिफोर्स इज द नथिंग बट द एंगल एट व्हिच द बॉडी किसी भी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर और जस्ट रेस्ट कंडीशन में रहेगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा तो बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफोर्स थीटा, एंगल ऑफ रिफोर्स थीटा, ठीक है। तो एक थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा एक हम केस कंसीडर करेंगे। मान लो एक इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, किसी भी इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है एट व्हिच द बॉडी रेस्ट ऑन द सरफेस, ठीक है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफोर्स, इज द मैक्सिमम एंगल। और अगर थीटा वैल्यू इससे ज्यादा होगा, थीटा वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफोर्स, ठीक है। तो कंसीडर ए बॉडी of weight W rest on a inclined surface whose inclination is theta, ठीक है। बॉडी weight W act vertically डाउनवर्ड, ठीक है। और ये वर्टिकल ये जो सरफेस का जो परपेंडिकुलर है उसके साथ एंगल थीटा होगा, और नॉर्मल डिरेक्शन n है, बॉडी डाउनवर्ड में स्लाइड करने की मोमेंट में हालत में है, जस्ट स्लाइड करने की मोमेंट में है, और थीटा वैल्यू इससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो स्लाइड करके आ जाएगा, ठीक है। थीटा वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो स्लाइड करके आ जाएगा, तो दैट इज द एंगल ऑफ रिफोर्स। तो डाउनवर्ड में टेंडेंसी है मूव करने के लिए, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड में काम कर रहा है। आप क्या करेंगे, ये W फोर्स को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पैरेलल टू द प्लेन में कंपोनेंट क्या है, W sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कंपोनेंट है W cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंडीशन, summation of horizontal force 0, summation of forces parallel to the plane equal to 0, और summation of forces perpendicular to the inclined plane equal to 0 होगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने पढ़ा था फोर्स में, तो फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू W cos थीटा होगा, n इक्वल टू W cos थीटा होगा। और फोर्स पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0,
ठीक है, फोर्स पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 वी गेट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। तो 2 में क्या आएगा, डब्ल्यू साइन थीटा, और 1 में है डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा बाय डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल टू एफ बाय एन। ठीक है, 2 को x से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय एन। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय एन, टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय एन। अब देखो ये थीटा वैल्यू, इंक्लिनेशन ऑफ द थीटा वैल्यू हमें मिल गया है। तो व्हेन थीटा इज द स्मॉल, अगर थीटा वैल्यू स्मॉल है, द ब्लॉक रेस्ट ऑन द प्लेन। थीटा वैल्यू अगर छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो ब्लॉक क्या करेगा, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में रहेगा। ये प्रैक्टिकली तुम देख पाओगे, अगर इंक्लिनेशन कम होगा तो किसी भी सरफेस के ऊपर तुम चल पाओगे, या कोई भी बॉडी वहां पे रेस्ट कंडीशन में रहेगा। इफ थीटा वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मान लो थीटा वैल्यू छोटा है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे लेते हैं। मान लो ये है थीटा वैल्यू मान लो 1 डिग्री है। थीटा वैल्यू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करके हम इंक्रीज करेंगे। थीटा वैल्यू जब स्मॉल है, मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब क्या करेगा, ये इंक्लाइन सरफेस का कैसे होगा, इस टाइप का इंक्लाइन सरफेस होगा। ठीक है, तो लगभग हॉरिजॉन्टल के आसपास रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी सरफेस के ऊपर इजीली रेस्ट कंडीशन में रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई गिरेगा नहीं, ऊपर से नीचे गिरेगा नहीं। ठीक है, अगर लेकिन थीटा वैल्यू जब बढ़ता जाएगा, मान लो 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया, तब तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते करते एक कंडीशन में आएगा, लिमिटिंग कंडीशन आएगा। जैसे फ्रिक्शन के बारे में लिमिटिंग कंडीशन आएगा, तो एक थीटा वैल्यू आएगा, जिस थीटा वैल्यू के वजह से क्या करेगा, ये बॉडी है जस्ट स्लाइड करने का हालत में होगा। ठीक है, जस्ट ऊपर से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करने वाला है इस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जो थीटा का वैल्यू है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, सिमिलर तो फ्रिक्शन का फोर्स जैसे आया था, थोड़ा अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन में F इक्वल टू P होगा। सिमिलरली यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है, इंक्लिनेशन, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द कोई भी इंक्लाइन सरफेस का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ। थीटा वैल्यू जब स्मॉल रहेगा तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, लेकिन थीटा वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ते बढ़ते जाएगा, एक कंडीशन आएगा, थीटा का ऐसा एक वैल्यू आएगा, जिस वैल्यू के वजह से क्या होगा, ये जो वेट है, बॉडी है, जस्ट स्लाइड करने का तादाद में रहेगी, जस्ट स्लाइड करने का हालत में रहेगी। ठीक है, उस थीटा वैल्यू थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो स्लाइड करके डाउन हो जाएगा। उस मैक्सिमम थीटा वैल्यू को, वो जो मैक्सिमम थीटा वैल्यू जिसके लिए वहां पे रेस्ट कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, उसे कहता है एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, उसे कहता है एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, if theta is increased gradually, a stress is reached at which the body starts sliding. ठीक है, थीटा का जिस मैक्सिमम वैल्यू के लिए बॉडी जस्ट स्लाइड स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसे कहता है एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। तो जब उस कंडीशन में F इक्वल टू एफ होगा, है ना, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में जस्ट स्लाइड करने की तादाद में रहेगा, उस कंडीशन में F इक्वल टू एफ होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ रिपोर्ट्स का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन of the plane on which the block can remain in equilibrium over the plane entirely by presence of friction is known as angle of reports। ठीक है, थीटा का जो जिस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जस्ट बॉडी क्या करे, जो वेट है इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रहेगा, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, फिक्स्ड कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, उसी को कहते हैं हमारे एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। थीटा का वैल्यू, अगर इंक्लिनेशन थीटा वैल्यू उससे थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। एंगल ऑफ रिपोर्ट्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मिल गया tan थीटा इक्वल टू F/n,
अगर लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ एस होगा। लिमिटिंग कंडीशन में एफ इक्वल टू एफ एस होगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, म्यू एस इंटू एन। अब हम ये करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एफ के जगह पे म्यू एस इंटू एन पुट करेंगे। ठीक है, if the angle of plane theta is increased to a value alpha when the motion impending frictional force will be limiting condition। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं थीटा वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वैल्यू आएगा, मान लो दैट कंडीशन। ठीक है, थीटा वैल्यू हम थोड़ा बढ़ा रहा है। ठीक है, थीटा वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके बढ़ा रहा है। थीटा वैल्यू एक ऐसा आएगा, मान लो थीटा इक्वल टू अल्फा आएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। इन दैट कंडीशन क्या होगा, बॉडी जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा, बॉडी जस्ट स्लाइड करने की तादाद में रहेगा। ठीक है, बॉडी जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा। उससे ज्यादा थोड़ा बहुत अल्फा से, अगर थीटा इक्वल टू अल्फा से थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या करेगा, बॉडी स्लाइड करके डाउन हो जाएगा। इस अल्फा को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्स, एंगल ऑफ रिपोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे पिछले थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू बताया था, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोर्स को जनरली हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इन दैट केस थीटा इक्वल टू अल्फा होगा लिमिटिंग कंडीशन में, tan अल्फा इक्वल टू एफ एस बाई म्यू। ठीक है, हमने पिछले यहाँ पे थीटा से tan थीटा इक्वल टू क्या मिला था, एफ बाई एन। और एक लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा, थीटा इक्वल टू हम लोग मान लो थीटा का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते ऐसा वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा मान लो। ठीक है, थीटा का वैल्यू अल्फा हो गया। ठीक है, इन दैट कंडीशन क्या होगा, बॉडी जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में है, जस्ट स्लाइड करने के तादाद में रहेगा। इन दैट कंडीशन एफ इक्वल टू एफ एस होगा और एन इक्वल टू तो एन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा और एफ का वैल्यू हमने पुट कर दिया, थीटा और एफ का वैल्यू पुट कर दिया। तो थीटा एफ का वैल्यू पुट करने से वजह से क्या होगा, tan थीटा के जगह अल्फा इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एफ के जगह पे एफ एस होगा। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू एफ एस बाई एन। और एफ एस का वैल्यू हमें पता है, एफ एस का वैल्यू हमारा होगा एन इंटू म्यू एस डिवाइडेड बाई एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एस। एन एन कैंसिल आउट हो गया, म्यू एस। तो हमारा जो tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस, और म्यू एस इक्वल टू हमें प्रीवियस एक्सप्रेशन में देखा था, म्यू एस इक्वल टू tan फाई एस, तो अल्फा इक्वल टू फाई एस। दैट इज एंगल ऑफ रिफोर्स इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफोर्स इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, म्यू एस इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिपोर्स का tan है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ इक्वल है। और हमें और एक एक्सप्रेशन लिखा है, म्यू एस इक्वल टू tan फाई एस, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने मिला था। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का tan इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो दैट इज इक्वल टू, दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा इक्वल टू फाई एस आएगा। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ रिफोर्स इक्वल टू एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में एस्टैब्लिश करने के लिए आएगा, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ रिफोर्स एंड एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर सबको, एंगल ऑफ रिफोर्स के बारे में क्लियर हुआ है? किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ रिवर्स का थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, मान लो सैंड है, कोई जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रक बुझाई का ट्रक में बहुत सारी सैंड आया है, तो सैंड को जब यहाँ पे खींचोगे तो सैंड थोड़ा बहुत हिप ऐसे कोन शेप का आएगा। ठीक है, किसी भी ग्रेनुलर सैंड, सॉइल, ठीक है, सीमेंट, इसी को तो हम कुछ जगह पे अगर रखोगे तो इसी टाइप का कोन शेप का आएगा। ठीक है, हिप अगर करोगे, ठीक है, एक जगह पे रखोगे तो इसी कोन शेप का आएगा। तो ये जो कोन का जो इंक्लिनेशन है दैट इज इक्वल टू अल्फा, एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, वो नॉर्मल है, अगर एंगल ऑफ रिपोर्ट्स से ज्यादा है तो थोड़ा ऊपर का जो सैंड है वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल एंगल ऑफ रिपोर्ट्स का। कोई जगह पे देखो, कोई मान लो कोई जगह सैंड, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सैंड को हिप करके रखा है, तो हिप का जो शेप है वो कोन शेप का है। ठीक है, तो कोन का जो सरफेस है, ठीक है, ये कोन शेप का आएगा। कोन का जो सरफेस है, सरफेस और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो रहेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोर्स, दैट इज अल्फा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोर्स। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत एंगल ऑफ ये जो सरफेस एंगल ऑफ रिपोर्स से ज्यादा होगा तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारा एंगल ऑफ रिपोर्ट्स का।
अब देखते हैं और एक टर्म है कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन, तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मान लो किसी भी बॉडी ये पे मान लो किसी भी एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आर से डिनोट हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स के साथ यहाँ पे जो एंगल फाई है, ठीक है, फाई को यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा, कोई बात नहीं, फाई है, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ हमारा इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यह फोर्स बॉडी एक डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, पहला केस नंबर 1, ठीक है। बॉडी मान लो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो अब क्या करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा आएगा आर वैल्यू, ठीक है। और केस नंबर 2 हम मान लो फोर्स को हम दूसरी डायरेक्शन से अप्लाई करें, ठीक है। ये सेकंड केस मान लो, ठीक है। केस नंबर 2 पहले है लेफ्ट टू राइट हमने फोर्स अप्लाई किया, अब हम मान लो राइट टू लेफ्ट हमने अप्लाई किया, तो राइट टू लेफ्ट अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसका हम कंक्लूजन में आ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो रिजल्टेंट है एफ एस और एन का जो रिजल्टेंट है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा एट एन एंगल अल्फा विद द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन एट एन एंगल अल्फा इन द ऑपोजिट साइड से काम करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पी को हम सराउंडिंग में अप्लाई करेंगे, हर डायरेक्शन से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मान लो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो हर डायरेक्शन से हम अगर इस बॉडी के ऊपर पी अप्लाई करेंगे, तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। दिल्ली का झांकी कभी जाता ही नहीं है किसी जगह। दिल्ली का दिल्ली का झांकी कभी देखा है जब से अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो पी फोर्स को हम अगर बॉडी को चारों तरफ से अगर बॉडी को अप्लाई करेंगे, तो हर एक डायरेक्शन के लिए उसका ऑपोजिट डायरेक्शन से आर फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। आर फोर्स जनरेट होगा, तो उस आर का जो लोकस है, उस आर का जो मूवमेंट है, वो कोन शेप करेगा। हर एक आर को अगर ड्रॉ करेंगे, हर एक कंडीशन के लिए आर फोर्स अगर ड्रॉ करेंगे, मान लो केस नंबर 1, ठीक है, ये है फर्स्ट केस, केस 2, केस 3, ऐसे करके बहुत सारे केस आएंगे। 360 घुमाएंगे पी को, ठीक है, 360 घुमाएंगे, पूरा 360 घुमाने से चक्कर में क्या होगा, ये जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू को हम लोकेट करेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, एक कोन शेप का आएगा, ठीक है। देखो एक कोन शेप आएगा, आर का वैल्यू जितना लोकेट करेगा, उसको एक कोन शेप आएगा, इस टाइप का कोन जनरेट होगा आर वैल्यू का, ठीक है। आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, आर का लाइन ऑफ एक्शन अगर पी को 360 घुमाएंगे, तो हर एक पी के लिए एक आर रहेगा, हर एक पी के लिए हर एक आर रहेगा, और ये आर वैल्यू को हम अगर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो इस टाइप का कोन शेप आएगा, ठीक है। इस कोन को कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन, इस कोन को कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन, इस कोन को कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, सबको समझ में आया कोन ऑफ फ्रिक्शन? सर एक बार और बता दो। एक बार बता, ठीक है। ये देखो, मान लो एक कंडीशन, जनरल कंडीशन, मान लो एक किसी भी एक बॉडी है, केस नंबर 1 मान लो, एक किसी भी एक डायरेक्शन से पी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए एफ एस जनरेट होगा और नॉर्मल रिएक्शन आर होगा, और एफ एस और एन का जो रिजल्टेंट है वो आर जनरेट होगा, राइट। ये आर वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पी का ऑपोजिट, पी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और आर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है केस नंबर 1, एक आर हो गया, इसको ड्रॉ कर दिया हमने, ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, पी फोर्स को दूसरी डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं। मान लो दूसरी डायरेक्शन से होगा, तो दूसरी डायरेक्शन के लिए दूसरी डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन ये आगा, इस डायरेक्शन में आर फोर्स जनरेट होगा, तो दूसरी आर हम जनरेट करें। इस तरीके से हम करके पूरा हर तरफ से बॉडी के ऊपर हर डायरेक्शन से हम पी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 डायरेक्शन दिया, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे देखो पूरा 3D व्यू कंसीडर करो, हर डायरेक्शन से हम पी को अप्लाई करेंगे, हर डायरेक्शन से। तो हर एक डायरेक्शन के लिए क्या करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आर जनरेट होगा, सिमिलरली ये फर्स्ट केस की तरह, ठीक है। एक डायरेक्शन में पी है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आर, तो हर एक केस के लिए आर वैल्यू जनरेट होगा 360। अगर पी को 360 घुमाएंगे, ठीक है, पी को 360 घुमाएंगे, 360 मतलब ऑल डायरेक्शन से,
और डायरेक्शन से पी अप्लाई करेंगे तो हर एक पी के लिए हर एक आर जनरेट होगा, और ये आर को अगर ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का हमारा कोन शेप आएगा। ठीक है, हर एक आर वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हर एक आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, आर का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का कोन शेप आ जाएगा। इस कोन को कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स अगर क्लियर हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। ठीक, आप दो केस कंसीडर करेंगे। ये लगभग हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन तो थ्योरेटिकल पार्ट है लगभग हमारा। ठीक है, फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट लगभग खत्म हो गया। आप दो कंसीडर करेंगे। आप प्रॉब्लम करने के लिए थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, दो केस कंसीडर करेंगे। एक है बॉडी मोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक कंसीडर करेंगे मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये दो केस कंसीडर करेंगे, दो केस का थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो मान लो एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है पी, बॉडी है, बॉडी मूव कर रहा है, ये एरो का डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है, और अपवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन एन काम करेगा। ठीक है, बॉडी डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है, बॉडी रख दिया, बॉडी का वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड काम करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और एरो डायरेक्शन में हमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए हमने एक पी फोर्स अप्लाई किया। पी फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है अल्फा एंगल है। ठीक है, पी फोर्स हमने जो पी अप्लाई किया वो थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन में अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे जो पी फोर्स है, इतने दिन तक हमने हॉरिजॉन्टल पी फोर्स अप्लाई करा, हम हॉरिजॉन्टल में नहीं, थोड़ा बहुत इंक्लाइन करके पी फोर्स अप्लाई करेंगे थीटा। ठीक है, थीटा फोर्स थीटा एंगल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में पी फोर्स हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, एरो डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ये देखो एफएस डेवलप हो रहा है, तो इसके ऊपर टोटल 4 फोर्स काम कर रहे हैं। एक होता है पी, डब्ल्यू और एन नॉर्मल रिएक्शन और बॉडी वेट, और पी हमने अप्लाई किया, थोड़ा बहुत इंक्लाइन करके पी अप्लाई किया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कॉन्टैक्ट सरफेस में एफएस डेवलप हो रहा है। ठीक, पी क्यू इंक्लाइन अप्लाई किया। प्रैक्टिकल केस में देखो, जब कोई भी बॉडी को जब खींचोगे ना, तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल जो रस्सी है, रस्सी को हॉरिजॉन्टल रख नहीं पाओगे, तो थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने पी फोर्स को थोड़ा बहुत हमने इंक्लाइन में अप्लाई किया। तो हमें डिटरमिन करना है, क्या डिटरमिन करना है, मिनिमम कितना वैल्यू चाहिए, ये डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एट व्हिच द बॉडी विल जस्ट मूव। ठीक है, पी का मिनिमम वैल्यू कितना वैल्यू से, पी अगर मिनिमम कितना वैल्यू देने से क्या होगा, ये डब्ल्यू वेट का बॉडी मूव करेगा, जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में आएगा, मूव करने की हालत में रहेगा। ठीक है, मूव करने की तादाद में रहेगा। ये मिनिमम पे वैल्यू हमें डिटरमिन करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करेंगे हम। आप क्या करेंगे, पी को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा पी cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल में दिया, और वर्टिकल फोर्स हमारा पी sin थीटा। आप क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। तो ये हॉरिजॉन्टल कौन सी फोर्स है, कोई बताओ, हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स में? सर एफएस और कौन सी फोर्स? पी cos थीटा, राइट, थैंक यू। एफएस और पी cos थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, और हमारा वर्टिकल फोर्स है, पहले हमने वर्टिकल लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, वर्टिकल फोर्स है हमारा एन डब्ल्यू आर पी एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव हमने कंसीडर किया है, तो इसीलिए हम अगर कंसीडर करेंगे तो एन प्लस पी साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू। ठीक है,
एन प्लस पी साइन थीटा, एन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, एम फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और पी cos थीटा पी sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो आप समेशन ऑफ फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल फोर्स अल्टीमेटली 0 होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, n प्लस पी sin थीटा, और डाउनवर्ड में w है। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के लिए एन पी साइन थीटा को हम राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया, तो एन इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, ठीक है। तो इक्वल टू एफ एस इक्वल टू पी कॉस थीटा, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा, तो एफ एस इक्वल टू पी कॉस थीटा। और हमें फ्रिक्शन लॉ से क्या मिलता है, एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू आर, है ना। लॉ ऑफ फ्रिक्शन से हमें मिलता है एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो एफ एस के जगह पे हम म्यू इंटू और नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू एन, सॉरी म्यू इंटू एन, तो कभी कभी एन और कभी कभी आर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेन काम है नॉर्मल रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। कौन सी टर्म से डिनोट किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है वो टर्म समझना पड़ेगा। एन वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन इक्वल टू पी कॉस थीटा, और एन वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से मिलता है, इक्वेशन 1 से एन वैल्यू हमें मिलता है डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे एन वैल्यू बटन बिठा दिया, म्यू इक्वल टू एन के जगह पे डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा बिठा दिया, म्यू इंटू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा, दैट इज म्यू डब्ल्यू इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू पी साइन थीटा, जस्ट मैथमेटिक्स कर रखा है और कुछ नहीं, इक्वल टू पी कॉस थीटा। यहाँ से हमने म्यू डब्ल्यू इस साइड में रखा, और पी वैल्यू हमें पी वैल्यू डिटरमिन करना है, इसलिए पी वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो म्यू डब्ल्यू इक्वल टू दैट इज पी कॉस थीटा प्लस म्यू पी साइन थीटा, ठीक है। तो म्यू अगेन वी नो दैट म्यू इक्वल टू tan फाई, फाई इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो म्यू पे जगह पे हम क्या कर दिया, tan फाई बैठा दिया, म्यू इक्वल टू tan फाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो p हमने कॉमन ले लिया, p दोनों में p है, p कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, म्यू के जगह पर tan फाई, म्यू इक्वल टू tan फाई हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे अभी डेवलप कर रखा है, म्यू इक्वल टू tan फाई, म्यू इक्वल टू tan फाई, ठीक है, म्यू इक्वल टू tan फाई, तो यहाँ पे म्यू के जगह पे tan फाई बैठा दिया, ठीक है। तो दैट इज हमारा क्या आ रहा है, तो tan को हम लिख सकते हैं क्या, tan को sin बाई cos, tan फाई इक्वल टू sin फाई बाई cos फाई, तो tan फाई के जहाँ पे tan फाई है वहां पे sin फाई बाई cos फाई हमने लिख दिया, ठीक है। w इंटू tan फाई के जगह पे sin फाई बाई cos फाई इक्वल टू p इंटू cos थीटा प्लस tan फाई बाई sin फाई बाई cos फाई इंटू sin थीटा, ठीक है। तो जस्ट और कुछ नहीं, मैथमेटिक्स यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो, इस साइड में हमने जस्ट कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे p वैल्यू डिटरमिन करना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू w cos थीटा cos फाई कैंसिल आउट हो गया, w sin फाई इक्वल टू p इंटू ये एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है। cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। जब मैथमेटिक्स करोगे, मैथमेटिक्स सारी ये सिखा दिया तुम लोगों को, cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट पुट कर दिया, तो यहाँ से p वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बाकी और कुछ नहीं। p इक्वल टू w sin फाई बाई cos ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक है। तो ये है p का एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर कोई थीटा एंगल में अगर हम p फोर्स अप्लाई करेंगे, तो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में, तो थीटा वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 90 हो सकता है, ठीक है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो थीटा का वैल्यू कौन सी एंगल में क्या होगा, फोर्स मिनिमम होगा, वो कैसे हम कंसीडर करें, मिनिमम फोर्स का जरूरत होता है, वो हम कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना होने से ये मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा, मिनिमम इजीली हम क्या करके बॉडी को मूव कर पाएंगे, कम फोर्स अप्लाई करके बॉडी को मूव कर पाएंगे, मिनिमम फोर्स की जरूरत है। तो उसके लिए क्या है, ये एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में ये जो थीटा का वैल्यू अगर मिनिमम, p का वैल्यू तब मिनिमम होगा जब ये जो नीचे का वैल्यू है cos ऑफ थीटा माइनस पाई, cos ऑफ थीटा माइनस पाई, ये अगर मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू हाईएस्ट होगा तो ओवरऑल वैल्यू लोएस्ट होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा,
क्लियर, समझ में आ रहा है? ये जो पी का एक्सप्रेशन है, पी का एक्सप्रेशन क्या है, डब्ल्यू साइन पाई डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई। तो पी वैल्यू मिनिमम कब होगा, पी वैल्यू मिनिमम तब होगा जब क्या होगा, जो नीचे का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, वो हाईएस्ट वैल्यू होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ये होगा, नीचे का वैल्यू जो है वो अगर हाईएस्ट होगा तो ओवरऑल वैल्यू डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लो किसी भी क्वांटिटी को ज्यादा, मान लो किसी भी एक ये को 16 को तुम 4 से डिवाइड करोगी तो 4 आएगा, और 16 को अगर 8 से डिवाइड करोगी तो 2 आएगा। तो नीचे का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू घटेगा। तो इसके लिए पी का मिनिमम वैल्यू के लिए नीचे का वैल्यू जो है, ओवरऑल वैल्यू मिनिमम के लिए नीचे का वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना हो। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 होता है। ठीक है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 होता है। ठीक है, तो कॉस 1 मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो थीटा इक्वल टू पाई। तो मतलब जो हमें जो पी फोर्स अप्लाई करेंगे, पी फोर्स का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का इक्वल होगा तो क्या होगा, मिनिमम फोर्स, तो थोड़ा मिनिमम फोर्स अप्लाई करके बॉडी को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज से जब जब तक कोई बॉडी को मूव करोगे ना, तो पी का वैल्यू थोड़ा एंगल में अप्लाई करना, और एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन में फ्रिक्शन रखना। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जितना है उतना इक्वल करके पी एंगल में अगर अप्लाई करोगे तो बॉडी इजीली मूव कर पाओगे, बहुत आसानी से मूव कर पाओगे। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, थीटा इक्वल टू, थीटा के जगह पे हम पाई बैठा दिया, दैट इज इक्वल टू पी cos 0 1 है, नीचे का वैल्यू 1 है, तो p इक्वल टू w sin पाई। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी को मूव कर पाओगे। क्लियर सबको? कोई किसी का डाउट है तो Yes, बताओ। sir. ओके, और एक केस है बॉडी इंक्लाइन प्लेन में है। इंक्लाइन प्लेन में भी सिमिलर है, सब कुछ सेम है, हमने सेम मिनिमम पी का वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे, जिस वैल्यू की वजह से बॉडी को थोड़ा मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो सेम है, बस एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का उसके ऊपर एक वेट डब्ल्यू वेट रख दिया हमने, और बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव, हम चाहते हैं बॉडी को ऊपर उठाना, चढ़ा नहीं, ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में ऊपर चढ़ा रहा है किसी को बॉडी, तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करने से बॉडी को ऊपर चढ़ा पाएंगे हम, वो डिटरमिन करने का हमारा मेन वैल्यू है। ठीक है, ये जो डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक इंक्लिनेशन है, एक स्लोप है, स्लोप में हम बॉडी को उठा रहा है। ठीक है, जैसे कि पहाड़ी रीजन में गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो मान लो कोई भी बॉडी को वेट को हम इंक्लाइन सरफेस से ऊपर थोड़ा ऊपर उठा रहा है, तो मिनिमम कितना वैल्यू पी होगा तब बॉडी को इजीली हम ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है, वो हम डिटरमिन करना है। ठीक है, वो हमें डिटरमिन करना है। तो मान लो एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन में, उसका वेट है डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर वेट डब्ल्यू हो तो एक नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा एन। ठीक है, और हमने एक एंगल, एक पी एंगल, एक थीटा एंगल में पी फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, थीटा एंगल में पी फोर्स अप्लाई कर दिया, और एंगल है हमारा इंक्लिनेशन के साथ एंगल है। ठीक है, ये जो थीटा पी का जो एंगल है, पी का जो एंगल है वो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस का एंगल है थीटा, इंक्लाइन सरफेस के साथ पी का एंगल है थीटा। ठीक है, बॉडी अपवर्ड में मूव हो रहा है, तो पी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन में कंपोनेंट क्या है, पी cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन में पी sin थीटा। ठीक है, और बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एपीएस वैल्यू काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है इंक्लिनेशन, सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल है अल्फा, अल्फा हमने कंसीडर कर रखा है, तो इसीलिए डब्ल्यू को भी हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पैरेलल टू द प्लेन का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का वैल्यू होगा डब्ल्यू cos अल्फा, और पैरेलल टू द प्लेन का वैल्यू होगा डब्ल्यू sin अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स है, एन, डब्ल्यू, एपीएस और पी, और पी और डब्ल्यू को हमने दो कंपोनेंट में, पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। और बाकी आप कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे,
summation of force parallel to the plane equal to 0, summation of force perpendicular to the plane equal to 0. ठीक है, समेशन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन में क्या आएगा, देखो n आएगा और कौन सी आएगा, बताओ कौन सी आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन में, n आएगा और कौन सी फोर्स आएगा बताओ, स्टूडेंट्स ये समझ में क्या डिटरमिन करने जा रहा है हम, ऑल स्टूडेंट्स कहाँ चले गए सब, अल्फा इक्वल टू पी cos सर fs w sin अल्फा इक्वल्स टू p हाँ। cos थीटा। नहीं मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन का बात कर रहा हूँ, प्लेन का ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसका परपेंडिकुलर में कौन सी फोर्स है, एक तो n आएगा n p sin थीटा n प्लस p sin थीटा इक्वल्स टू w cos अल्फा। W cos अल्फा है, ये एक एक्सप्रेशन आएगा, और हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सी आएगा, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल नहीं पैरेलल टू द प्लेन, सर fs प्लस w sin अल्फा हाँ इक्वल्स टू p cos थीटा। p cos थीटा, राइट, थैंक यू। तो ये हमारा ये आएगा, ये दो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ से n वैल्यू हमने n वैल्यू, n का वैल्यू निकल लिया यहाँ से पहले एक्सप्रेशन से, ये इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे fs प्लस w sin अल्फा इक्वल टू p cos थीटा, fs इक्वल टू हमने पता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन से पता है म्यू इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा, n का वैल्यू, राइट। यस सर। तो दैट इज इक्वल टू जस्ट n का वैल्यू हमने बिठा दिया और यहाँ पे जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रखा है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करोगी तो हमारा p का वैल्यू आएगा, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए किया था सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो यहाँ से करोगी तो p का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। मैंने फाइनल वैल्यू दे दिया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री तो मैथमेटिक्स का सर पढ़ा रहा है, मैं ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो ये जी कैलकुलेट करोगी तो दोनों एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करोगी तो ये वैल्यू आएगा p इक्वल टू w sin अल्फा प्लस फाइव डिवाइड बाय cos थीटा माइनस फाइव। तो हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन में और वर्टिकल एक्सप्रेशन में एक ही अंतर है, यहाँ पे साइन के साथ अल्फा आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है इंक्लाइन के लिए, ठीक है। तो ये सिमिलरली इसका p का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा माइनस फाइव मैक्सिमम होगा, यस सर। तो cos थीटा माइनस मैक्सिमम वैल्यू 1 है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 है। तो थीटा इक्वल टू जब पाई होगा, ये जो p फोर्स अप्लाई कर रहा है, p फोर्स अगर हम इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इक्वल टू, मान लो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 25 डिग्री, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं फाई का वैल्यू 25 डिग्री होगा, अगर हम कंसीडर करते हैं फाई का वैल्यू 25 डिग्री होगा, तो क्या करेंगे हमें, ये जो p वैल्यू है अगर इंक्लाइन प्लेन के साथ 25 डिग्री में अप्लाई करेंगे तो इजीली बॉडी को हम स्लोप में चढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसका मीनिंग है ये, ठीक है। तो दैट इज मिनिमम वैल्यू अमाउंट w साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे मतलब पैरेलल टू द प्लेन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो p का वैल्यू आएगा, थीटा के जगह 0 बटा देंगे, p का वैल्यू इससे आएगा, w p का वैल्यू आएगा हमारा दिस अमाउंट w साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइड बाय cos फाइव। अगर थीटा वैल्यू 0 आएगा, 0 बैठाएंगे तो 0 मतलब है पैरेलल टू द प्लेन में फोर्स अप्लाई करेंगे, p फोर्स, ठीक है। अगर थीटा वैल्यू अगर अल्फा होगा तो मतलब यहाँ पे तब मिनिमम p का अमाउंट आएगा w इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस फाइव, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन, कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन में मूव करने के लिए कंडीशन। क्लियर सबको, बताओ कोई किसी का डाउट है तो बताओ। नो सर। तो इसका और एक केस है, अगर बॉडी तो यहाँ में अपवर्ड चढ़ा रहा है तो अगर बॉडी का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो सिमिलरली सब कुछ सेम है, सब एक्सप्रेशन सेम रहेगा, जस्ट बॉडी डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो एफएस अपवर्ड आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सब कुछ ये जो है एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और p का मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे,
ठीक है, पी का मिनिमम वैल्यू मतलब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हम ऊपर पकड़ के रखा है और कुछ नहीं, पी वैल्यू अप्लाई करके पकड़ के रखा है। डाउनवर्ड तो मूवमेंट करने के लिए कोई फोर्स का जरूरत नहीं है, तो किसी भी स्लोप में मान लो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हम उसको स्लोप में पकड़ के रखा है, तो मिनिमम कितना पी फोर्स का जरूरत होगा पकड़ के रखने के लिए, वो हमें यहाँ पे डिटरमिन कर रखा है। अच्छा, अभी 1 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट के Okay, बाद sir. दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। सर अभी मॉक टेस्ट है हमारा 12 बजे से, बहुत सारी 12:15 से। कोई नहीं, तुम 1 बजे से दे देना, मॉक टेस्ट तो 5 बजे तक रहेगा, 11 से 5 तक, ठीक है। 1 बजे से मॉक टेस्ट दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन करोगे तो इस टाइप का आएगा, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट 5 मिनट के बाद जब हम सेशन करेंगे, प्रॉब्लम ऑन फ्रिक्शन, ठीक है। मान लो प्रॉब्लम नंबर 1, ए हॉर्स exert a pull of 3 kilonewton just to move a carriage having a mass of 800 kg. Determine the coefficient of friction between the wheel and the ground, ठीक है। g का वैल्यू, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड इसका हम ले सकते हैं, ठीक है। एक हॉर्स है, हॉर्स को एक हॉर्स 3 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक किसी भी बॉडी को, किसी भी वेट को मूव करने के लिए, जिसका मास है 800 केजी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो व्हीलर जो ग्राउंड का सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को करने से पहले हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सी फोर्स आएगा, ठीक है। ये हमें हॉर्स अप्लाई कर रहा है, हॉर्स पी फोर्स अप्लाई कर रहा है इक्वल टू 3 किलो न्यूटन अप्लाई कर रहा है, और बॉडी का वेट डब्ल्यू एम दिया हुआ है, एम इक्वल टू 800 केजी। कोई बता सकता है व्हाट इज द डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एम 800 केजी दे रखा है, डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डब्ल्यू, बताओ स्टूडेंट्स, आपने आपको अनम्यूट करके बताओ। हर्ष, ज्ञानेश्वर, अरब, अमन, मास दिया हुआ है, मास m इक्वल टू मास, तो w वेट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन बिटवीन मास एंड वेट, रिलेशनशिप क्या है, W is equals to mg। mg, हाँ बताओ, w इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पे m वैल्यू कितना है 800, g मतलब 10 लेने के लिए कहा है प्रॉब्लम में, तो कितना आ रहा है 8000, इसका यूनिट क्या है 8000 यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, यूनिट का वेट क्या है, न्यूटन। न्यूटन, राइट, दैट इज 8000 न्यूटन। तो 8000 मतलब 8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमने निकाल दिया क्या, W इक्वल टू 8 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, बॉडी का वेट है P इक्वल टू 3 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, या R नॉर्मल रिएक्शन आ रहेगा एफएस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एफएस जनरेट होगा, तो हमें डिटरमिन करना है म्यू वैल्यू, ठीक है, म्यू वैल्यू डिटरमिन करना है। तो करते हैं, पहला प्रॉब्लम बोल देते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो हम प्री बॉडी डायग्राम है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन करेंगे, समेशन ऑफ S इक्वल टू 0, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 0,
समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो समेशन ऑफ वर्टिकल करने से क्या आएगा, R इक्वल टू W आएगा। ठीक है, तो पहले हम गिवन वैल्यू क्या क्या है, P इक्वल टू 3 किलोन्यूटन, M इक्वल टू 800 kg, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 8 इक्वल टू mg इक्वल टू 800 इंटू 10 इक्वल टू 8000 न्यूटन। ठीक है, इक्वल टू 8 किलो न्यूटन, इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। ठीक है, m 8 किलो न्यूटन, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, और क्या है, एज द प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए W इक्वल टू आर, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, W इक्वल टू आर होगा हमें, है ना, W इक्वल टू आर, W इक्वल टू आर, तो हमें W का वैल्यू 8 किलो न्यूटन, R का वैल्यू R इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। ठीक है, R का वैल्यू भी हमारा 8 किलो न्यूटन है, राइट। देखो R इक्वल टू W, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 एज द प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, नाउ द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक वी हैव। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, F इक्वल टू P होगा, F इक्वल टू P मतलब 3 किलो न्यूटन जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है P। ठीक है, P इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, तो हमने R वैल्यू मिल गया और F वैल्यू मिल गया, तो हम एक्सप्रेशन क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्रॉम लॉ कूलम्स लॉ से हमें क्या मिलता है, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन से आता है Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो Fs का वैल्यू हमें 3 किलो न्यूटन और R का वैल्यू 8 किलो न्यूटन, तो म्यू एस का वैल्यू आ रहा है, म्यू एस इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 3 बैठा दिया, R इक्वल टू 8 बैठा दिया, तो म्यू इक्वल टू 3/8। ठीक है, 3/8 दैट इज इक्वल टू 0.378। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू आएगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ दो व्हील और ग्राउंड सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, म्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.378, 0.378। ठीक है, आंसर क्लियर, सबको समझ में आया प्रॉब्लम? बताओ, कोई किसी का डाउट हो तो बताओ, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सबको समझ में आया है? ऑल स्टूडेंट्स प्लीज। Yes, sir. ओके, बाकी स्टूडेंट, आयुष, हर्ष, यस सर। नंदन कुमार, विकास, बॉन्स, क्या हालत है तुम्हारा, बताओ। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये अगर ये समझ में आता है तो मैं एक दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये करके आंसर बताओ मुझे। A body of weight 300 Newton is lying on a rough horizontal plane having a coefficient of friction mu वैल्यू दे रखा है। Find the magnitude of force which can move the body while acting at a angle of 25 degree with the horizontal। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये है फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर बॉडी का वेट है 300 न्यूटन। ठीक है, और राफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और प्लेन का जो म्यू वैल्यू है, म्यू वैल्यू दे रखा है हमें 3 किलो न्यूटन। म्यू वैल्यू दे रखा है, सर म्यू वैल्यू 0.3, म्यू इक्वल टू 0.3। ठीक है, हमें पी वैल्यू 25 डिग्री एंगल में पी वैल्यू हमने अप्लाई कर रखा है, तो पी का वैल्यू कितना होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी व्हिच कैन मूव द बॉडी। ठीक है, पी का कौन सी वैल्यू से बॉडी मूव कर सकता है, ये जल्दी करो, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है।
किसी का हुआ है? कर पा सर रहे हैं? 1100 ठीक है, देख सर लेते हैं। 1100 3.37 न्यूटन। देखते हैं कितना आंसर आता है। मुझे आंसर याद नहीं है, देख लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट डिटरमाइन करना। पी तो इंक्लाइन में है, 25 डिग्री इंक्लाइन में है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा आएगा पी cos 25 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा हमारा पी sin 25 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। बॉडी वेट डब्ल्यू और 300 न्यूटन, म्यू वैल्यू 0.3 और अल्फा वैल्यू 25 डिग्री। तो P इक्वल टू P जो वैल्यू दिया है वो मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, P वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच कैन मूव द बॉडी को मूव करने के लिए P अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, वो हमें एज्यूम कर लिया P वैल्यू चाहिए, तो P वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। और F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। आप क्या करेंगे, हम सारा कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। समेशन ऑफ वर्टिकल 0 करने से क्या क्या आएगा, देखो वर्टिकल में आएगा कौन सी आएगा बताओ, वर्टिकल में कौन सी फोर्स आएगा? सर R और P sin 25। और भी तो आएगा W W 300 न्यूटन, W राइट? सर वेट। हाँ, वेट। तो दैट इज इक्वल टू R प्लस, हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो लिख लिया R प्लस P sin 25 डिग्री माइनस W इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से R वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, W हमें पता है 320 sin 25, P वैल्यू पता नहीं है और R वैल्यू पता नहीं है, तो R इक्वल टू हमने W माइनस P sin 25 का वैल्यू कैलकुलेटर से निकल लिया हमने, 0.24226 आएगा। दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 0.4226 P। ये हमारा R इक्वल टू दिस है। दी इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिमिलरली समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल में आएगा Fs और P sin 20 P cos 25, राइट है? तो Fs माइनस P cos 25 इक्वल टू 0। तो Fs इक्वल टू P इंटू cos 25 का वैल्यू हमें पता है क्या, कैलकुलेटर से 25 का वैल्यू निकल जाएगा 0.9063। तो F इक्वल टू हमें पता है म्यू इक्वल Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, फ्रिक्शन लॉ से, लॉ ऑफ फ्रिक्शन से हमें पता है F इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो F के जगह पे म्यू एस इंटू आर बैठा दिया हमने। म्यू का वैल्यू हमें पता है 0.3, आर का वैल्यू यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन में हमने निकाल लिया, आर का वैल्यू ये है। ठीक है, ये हमारा आर वैल्यू है और ये हमारा म्यू वैल्यू है। ठीक है, तो आर के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और म्यू के जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 0.3 हमारा म्यू वैल्यू 0.3 पुट कर दिया और आर का वैल्यू क्या है 300 माइनस 0.4226 पी इक्वल टू 0.909603 इंटू पी। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया तो 90 इक्वल टू हमें 1.0311 पी और पी वैल्यू 87.1। ठीक है, 87.1, 87 आ रहा है ना सबको? हाँ, उन्हीं के तो 87 लिखा है। ठीक है, सही। इसका यूनिट है न्यूटन। ठीक है, यूनिट वैल्यू देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू 87.1 न्यूटन। क्लियर सबको? बताओ, कोई किसी का डाउट है तो बताओ। समझ में आया प्रॉब्लम? और स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करो, समझ में आया तो सही है, नहीं तो कहाँ पे यस समझ में नहीं होता। ठीक है, बाकी स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है, बाकी क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत बातें करो मेरे साथ, थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा होगा तो समझ में आ जाएगा, है ना? जितने इंटरेक्शन करोगे उतना समझ में आ जाएगा। अगर इंटरेक्शन नहीं है, चुपचाप बैठे सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा खुद करना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। A pool of 25 Newton
at 30 degree horizontal is necessary to move the block of wood on a horizontal table. ठीक है. If the coefficient of friction between the body and the contact surface is 0.2, what is the weight of the body? ठीक है. पिछले प्रॉब्लम में P का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे P वैल्यू दिया हुआ है 25 न्यूटन, W का वैल्यू निकालना है. सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सब कुछ सेम है. म्यू वैल्यू दे रखा है 0.2, P का वैल्यू दे रखा है 25, अल्फा 30 डिग्री, यहाँ पे W का वैल्यू निकालना है. ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, करो, करके मुझे आंसर बताओ. तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. करा है किसी ने? कितना आ रहा है आंसर? 120. ठीक है, देखते हैं. तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रखा है? वेट ऑफ द बॉडी हमें निकालना पड़ेगा. अल्फा वैल्यू 0.2, सॉरी अल्फा वैल्यू 30 डिग्री और म्यू वैल्यू 0.2. ठीक है. पी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रखा है 25 न्यूटन. एफ हमारे फ्रिक्शन और एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो क्या क्या वैल्यू हमने नोट डाउन कर दिया, तो आसानी होता है. ठीक है, कौन सी जो ये है, कौन सी नोटेशन क्या डिनोट करता है, वो हमने नोट डाउन कर दिया, तो प्रॉब्लम करने में आसानी होता है. तो हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, पी को रिजॉल्व करेंगे, पी cos 30 और पी sin 30 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. सिमिलरली पिछले प्रॉब्लम के तरह हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखो F इक्वल टू F माइनस P cos 30 इक्वल टू 0. तो F इक्वल टू P cos 30, P का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 25 न्यूटन. तो F इक्वल टू हमें फिक्शन लॉ से, लॉ ऑफ फिक्शन से पता है F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ठीक है, तो म्यू एस का वैल्यू पता है, म्यू एस का वैल्यू पता है, P का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकल जाएगा. तो एन इक्वल टू 0.866 25/108.25, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन. तो सिमिलरली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे. वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे तो क्या आएगा? n प्लस पी साइन 30 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, है ना, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0. तो यहाँ से n का वैल्यू पता है, p का वैल्यू पता है, साइन 30 का वैल्यू तो पता है, तो w वैल्यू निकल जाएगा. तो w इक्वल टू आ रहा है हमारा n प्लस p साइन 30, n का वैल्यू 108.25 और p का वैल्यू 25 इंटू 0.5, दैट इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 120.75. ठीक है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू आ रहा है 120.75 न्यूटन. क्लियर सबको? बताओ, समझ में आया? जो Yes, नहीं कर sir. पाया, समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू. अब देखो और एक प्रॉब्लम देखते हैं. A body resting on a rough horizontal plane, ठीक है, horizontal plane required a pull of 180 Newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It is found that a force of 220 Newton inclined at 30 degree
to judge the plane move the body. Determine the weight of the body and the coefficient of friction. यहाँ के दो weight of the body भी निकलना पड़ेगा और coefficient of friction भी निकलना पड़ेगा। यहाँ पे दो केस है, देखो केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में है, ठीक है, दो केस दे रखा है, एक है 30 डिग्री एंगल में 180 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ये वेट ऑफ द एक बॉडी है जिसका वेट है W और इसका क्या है 30 डिग्री एंगल में 180 न्यूटन अप्लाई कर रहा है हमें, तो बॉडी क्या करेगा, जस्ट मूव करेगा। और सेम बॉडी को अगर हम 220 डिग्री अप्लाई करेंगे, a body resting on a rough horizontal plane required a pull of 180 newton to just move it. It is found that a push of, ठीक है, a push of 220 न्यूटन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू जस्ट मूव द प्लेन। एक है पुल और एक है पुश, दो टाइप का है। जब पुल करेंगे तब 180 न्यूटन से बॉडी को मूव करेगा, जब पुश करेंगे 220 डिग्री से 220 न्यूटन थोड़ा बहुत ज्यादा फोर्स लाएगा। तो ये दो केस है, सेम बॉडी के ऊपर पहले पुल कर रहा है 30 डिग्री एंगल में, सेम एंगल में 30 डिग्री में 180 न्यूटन का जरूरत होता है, और सेम वेट को अगर हम पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, एक है पुल एक है पुश कर रहा है, तो सेम एंगल में 30 डिग्री एंगल में पुश कर रहा है और 220 न्यूटन फोर्स जरूरत होता है। तो उसके लिए वेट ऑफ द W, बॉडी का वेट कितना है और म्यू वैल्यू कितना है, दोनों वैल्यू निकलना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया सबको? एक ही बॉडी को एक बार पुल कर रहा है एक बार पुश कर रहा है, पुल करने के लिए 180 न्यूटन चाहिए और पुश करने के लिए 220 न्यूटन चाहिए, एंगल 30 डिग्री एंगल में फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। दो केस है, सेम बॉडी के ऊपर दो बार हम दो केस कर रहे हैं, एक बार पुल कर रहे हैं एक बार पुश कर रहे हैं। पुल करने में थोड़ा 180 न्यूटन कम फोर्स का जरूरत होता है, और पुश जब पुश कर रहा है तो 220 न्यूटन का फोर्स जरूरत होता है पुश करने के लिए। तो हमें निकलना पड़ेगा बॉडी का वेट कितना था और दोनों के बीच सरफेस का जो ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है। क्लियर सबको? प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम समझ में आया तो सॉल्यूशन करते चलो। पहले हम करते पुल केस, ठीक है। केस नंबर 1, पहले पुल कंडीशन में जब बॉडी को, एक बॉडी है वेट है W, इसके ऊपर हम पुल कर रहे हैं, खींच रहा है, ठीक है, 180 न्यूटन से हम पुल फोर्स जो है 180 न्यूटन पुल कर रहा है, ठीक है। पुल करने के लिए हमें ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है, एक रस्सी से पकड़ के 180 न्यूटन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में केस नंबर 1 में बॉडी का वेट मान लो W और फ्रिक्शन मान लो म्यू, और अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, P वैल्यू 180 न्यूटन दिया हुआ है, P इक्वल टू 180 न्यूटन, पुल इक्वल टू 180 न्यूटन, पुश इक्वल टू 220 न्यूटन, और F1 F2 दो फ्रिक्शन फोर्स है, F1 है पहला केस का फ्रिक्शन और R1 है पहला केस के लिए रिएक्शन फोर्स, मतलब जब पुल कर रहा है, ठीक है। केस नंबर 1 है पुल कंडीशन, तो पुल कंडीशन में F1 जो फोर्स है, F1 फोर्स से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और R1 फोर्स से फुल कंडीशन में जो हमारा रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे 8 से डिनोट कर रखा है, कोई बात नहीं, कभी कभी 8 से डिनोट होता है, कभी कभी N से डिनोट होता है। और केस नंबर 2 है हमारा पुश कंडीशन, पुल कंडीशन, सॉरी पुश नहीं पुल, ये होगा पुश होगा, पुश कंडीशन। पुश कंडीशन में डायरेक्शन चेंज होगा, पुल कर रहा है तो एक डायरेक्शन में होगा, पुश कर रहा है तो पुल कंडीशन में कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, आउटसाइड, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये देखो पुल कंडीशन में जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, और पुश कंडीशन में है टुवर्ड द बॉडी, ठीक है, टुवर्ड द बॉडी। यहाँ पे पुल नहीं, यहाँ पे पुश होगा, पुश, थोड़ा लिखने में थोड़ा ये होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस है, केस नंबर B है, पुश कंडीशन में जो 220 न्यूटन पुश कर रहा है 30 डिग्री एंगल में, और उस कंडीशन में जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है F2 और नॉर्मल रिएक्शन R2, और बॉडी का वेट तो दोनों कंडीशन में सेम है, सेम बॉडी को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसीडरेशन।
आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स को हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, रिजॉल्व करेंगे फोर्स को। और फर्स्ट केस, कंसीडर ए पुल ऑफ 180 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो देखो, तो F1 फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, पहले F1 का डायरेक्शन काम करना, डायरेक्शन चूज करना जरूरी है। देखो हम क्या करें, बॉडी मूव करेगा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, और फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो पहला कंडीशन में हम ऑल द सारा फोर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा 180 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट 180 sin 30, ठीक है। तो बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स में आता है R1 प्लस 180 sin 30 माइनस W इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से R1 इक्वल टू W माइनस 180 sin 30, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखो, ये 180 sin 30 को हम राइट साइड में ले गया, माइनस W प्लस W होगा, और प्लस 180 sin 30 माइनस 180 sin 30, sin 30 का वैल्यू 0.5, तो दैट इज इक्वल टू W माइनस 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा W माइनस 90 R1 का वैल्यू। अब आप देखेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, F1 इक्वल टू 180 cos 30, है ना। F1 इक्वल टू 180 cos 30, F1 वैल्यू इक्वल टू म्यू इंटू आर, F इक्वल टू म्यू आर, तो F1 इक्वल टू म्यू इंटू R1, है ना, म्यू इंटू R1। तो R1 का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, म्यू इंटू W माइनस 90। R1 का वैल्यू देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने R1 का वैल्यू निकल लिया था यहाँ, ठीक है। R1 का वैल्यू हमने निकल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखो यहाँ म्यू एस इंटू W माइनस 90 इक्वल टू 155.9, ठीक है। 180 इंटू cos 30, 180 cos 30 को करने से आएगा 155.9, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप कंसीडर करते हैं सेकंड केस, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में देखो, सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड में पुश कर रहा है, बॉडी को धकेल रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन होगा टुवर्ड, जो लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन होगा फोर्स का लाइन टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। पहला था अवे फ्रॉम द बॉडी, और सेकंड केस में डायरेक्शन है टुवर्ड द बॉडी। सेम बॉडी को हम फोर्स को हम क्या करेंगे, और बॉडी मूव कर रहा है, सेकंड केस में बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इसीलिए फोर्स का F2 का डायरेक्शन होगा टुवर्ड राइट, इसलिए देखो यहाँ पे टुवर्ड राइट हमने F2 का डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, टुवर्ड राइट। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे, सेम कंडीशन पहले जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R2 वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, R2 माइनस 220 sin 30 माइनस W इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से R2 वैल्यू निकल लेंगे हम, R2 वैल्यू आएगा, W को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो W प्लस 220 इंटू 0.5 sin 30 का वैल्यू 0.5 इक्वल टू W प्लस 110, R2 वैल्यू हो गया। और सिमिलरली हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स F2 माइनस 220 cos 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो F2 इक्वल टू 220 इंटू cos 30 वैल्यू 0.866, कैलकुलेटर से हमें मिल गया। तो F2 मतलब म्यू एस इंटू R2 का वैल्यू ऑलरेडी W हम निकल लिया, R2 का वैल्यू है W प्लस 110, है ना, R2 का वैल्यू W प्लस 110, तो यहाँ पे R2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, R2 का वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू W प्लस 110 इक्वल टू 190.5, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2, तो एक बाई 2 करेंगे, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 में पहले म्यू एस इंटू W माइनस 90 इक्वल टू 155.9 था, तो म्यू एस इंटू W माइनस 90 डिवाइडेड बाई म्यू एस इंटू W प्लस
130 इक्वेशन 2 में जो था इक्वेशन 110 है ना, पहले इक्वेशन में म्यू एस इंटू डब्ल्यू माइनस 90 पहला इक्वेशन डिवाइडेड बाय म्यू एस इंटू डब्ल्यू प्लस 110 इक्वल टू पहले इक्वेशन में 155.9 डिवाइडेड बाय 190.5, ठीक है, जस्ट डिवाइड कर दिया मैथमेटिक्स में। देखो म्यू एस कैंसिल आउट हो गया, तो आप इक्वेशन में क्या रह गया, म्यू एस कैंसिल आउट करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों साइड से। तो दैट इज 190.5 डब्ल्यू माइनस 90 इंटू 190.5 करने से कितना आएगा 17145, ठीक है, ये कैलकुलेट करेगी तो इस टाइप का है। तो यहाँ से हम डब्ल्यू वैल्यू निकल पाए, ठीक है, डब्ल्यू आ रहा है 991.2 आ रहा है, 991.2 आ रहा है, ठीक है। उन्हीं के तुम कभी मिस्टेक कर रखा है, तुम्हारा 1000 आ गया, नहीं 1000 नहीं, 990.2 आए। उसके बाद W वैल्यू मिल गया, और W वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, म्यू एस वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करो, दैट इज म्यू एस इंटू डब्ल्यू प्लस 110 इक्वल टू 190.5, W का वैल्यू पुट कर दिया, म्यू एस का वैल्यू आएगा हमारा 0.173, ठीक है, 0.173, ठीक। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, बताओ सबको समझ में आया, क्लियर सब कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा लंबा है, थोड़ा ये नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत ये है, लंबा है, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं। क्लियर सबको, ऑल स्टूडेंट्स बताओ एक बार। यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो आप अपना अपना अटेंडेंस डाल दो, अपना अपना